गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए रिद्धि चौरडिया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। सपनों की नगरी मुंबई। यहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए भागते हैं, तो कुछ खुद को भूलकर कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए उन्हें निभाने के लिए अपनी जिंदगी भी भूलकर जीते हैं। सुधा भी उनमें से ही एक है। भाई के जन्म के समय माँ दुनिया छोड़ गई और तभी से सुधा के नन्हे कंधों पर छोटे भाई बहन और घर की जिम्मेदारी लद गई। कंधे बड़े होते गए और उसके साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ चला। सुबह जल्दी उठकर पिता की सेहत, उनकी खत्म होती दवाइयों की चिंता करते हुए बाहर से पानी भरना, रसोई में खाने की तैयारी, भाई बहन को जगाकर स्कूल के लिए तैयार करना और इसी बीच खुद भी ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलना उसका रोज का काम था। भागते दौड़ते ही कुछ खा लिया तो भला, नहीं तो ना सही। इन कामों के बीच समय को पकड़कर रखना उसका सबसे मुश्किल काम होता, क्योंकि कुछ भी करती लेकिन समय उसकी पकड़ में ही ना आता और वो रोज ऑफिस में लेट होकर डांट खाती। सुधा भी क्या करती, समय पर निकलने की कोशिश धरी ही रह जाती। वो बस खुद से यही कहती कि एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन एक रोज जब वो मुंबई की भारी बारिश में भीगते हुए किसी तरह ऑफिस पहुंची, तो मैनेजर ने उसके हाथों से फाइल लेकर सीधे शब्दों में उसे कहा, मिस सुधा, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, हमें आपके जैसे लोग नहीं चाहिए। सुधा कुछ पल के लिए खड़ी रह गई। आंखों से आंसू बहने ही वाले थे कि वो चुपचाप ऑफिस से निकल गई। आसमान में बादल गरज रहे थे और उसके मन में भी लाखों सवालों की गरज जारी थी कि अब सब कैसे होगा। तेज बरसती बारिश उसके आंसुओं को भी बहाती ले जा रही थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम आज इस बारिश के कारण उसे आंसू छुपाने की जरूरत तो नहीं पड़ी। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। वही आंसू, वही आहें, वही गम है जिधर जाए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता। कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता। वही बेगाने चेहरे हैं जहाँ पहुँचे जिधर जाए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। हो अरे ओ आसमां वाले बता, इसमें बुरा क्या है। अरे ओ आसमां वाले, अरे ओ आसमां वाले बता, इसमें बुरा क्या है। खुशी के चार झोंके घर इधर से भी गुजर जाए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है
कि मर जाए। ये गीत सुधा को पसंद था क्योंकि नायक मरने को जीने से बेहतर बताता है। लेकिन ये बात कहते हुए वो बहुत सकारात्मक ही नजर आता है क्योंकि वो भी जीवन ही चुनता है। सच भी है, जीना कोई आसान काम थोड़ी है। अगले कुछ दिनों तक सुधा नौकरी की तलाश में यहां से वहां ठोकरें खाती रही। अब नौकरी जल्द पाना जरूरी था क्योंकि पापा की पेंशन तो उनके इलाज के लिए ही कम पड़ती थी। उस पर भाई बहन की फीस और घर के बाकी खर्चे भी सिर बाए खड़े रहते। नौकरी ढूंढने की इस कवायद में एक शाम सुधा बहुत थक गई तो मरीन ड्राइव पर जाकर बैठ गई। सामने उफनता समुद्र था और डूबता हुआ सूरज। हवा में हल्की नमी थी और उसके मन में ढेरों सवाल। थोड़ी देर चुप बैठकर वो सामने ताकती रही। फिर धीमे से उसने कहा, भगवान, मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? उस रोज खुद को संभाल कर जब वो घर पहुंची तब भी उसकी मायूसी परिवार से छुपी नहीं थी। उसे छोटे भाई सौरभ ने हाथ में चाय पकड़ाकर कहा, दीदी, आप चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। छोटी बहन सरला ने गले लगाकर कहा, दीदी, आप सबसे स्ट्रांग हो। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हिम्मत मत हारना। परिवार का ये साथ भी क्या कम था। अगली सुबह एक उम्मीद लिए आई। फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सुधा ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक शांत आवाज आई, मिस सुधा? जी, मैं चंदन बोल रहा हूं। हमारी कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था। आप आज आकर ऑफिस में मिलिए। मैं आपके नंबर पर एड्रेस भेज रहा हूं। सुधा को जैसे यकीन नहीं हुआ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो, आप सुन रही हैं ना? आज आप कितने बजे आएंगी? जी हाँ, मैं 2 बजे आकर मिलती हूँ, थैंक यू। सुधा ने फोन रख दिया। कुछ सेकंड वो बस खड़ी रही। फिर अचानक उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई जो काफी दिनों से गायब थी। वो दौड़ती हुई अंदर गई। पापा, मुझे नौकरी मिल गई। छोटे भाई बहन उछल पड़े। पिता की आंखें भर आईं और घर में बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हुआ। उस दिन सुधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया है। अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों पे आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे, बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे
कहना। मिले हम, छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार, क्या कहना। सुधा को नौकरी मिल गई और एक बार फिर वही सब जद्दोजहद शुरू हो गई। वो एक बड़ी कॉर्पोरेट फर्म थी जहां हर चीज समय और अनुशासन पर चलती थी। वहां देर से आना सिर्फ गलती नहीं माना जाता था, बल्कि लापरवाही समझा जाता था। पहले हफ्ते ही सुधा को ये समझ आ गया था, पर वो भी क्या करती, जैसे पूरी कायनात उसे लेट करवाने पर तुली रहती। कभी जल्दी निकल जाए तो भाई बहन के स्कूल से कोई कॉल आ जाता, या कभी पिता की तबीयत का कुछ ऐसा हाल होता कि उसे देर हो ही जाती। सुधा का बॉस रमेश का स्वभाव बाकी मैनेजर्स जैसा सख्त तो नहीं था, लेकिन वह अनुशासन को लेकर बहुत स्पष्ट था। बहुत कम बोलता था, लेकिन जो कहता था वो सीधा और साफ होता था। एक दिन मीटिंग के दौरान जब सुधा थोड़ी देर से पहुंची तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। वो हल्का सा झेंपते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद रमेश ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सुधा थोड़ी घबराई हुई अंदर गई। रमेश अपनी फाइलों से नजर उठाकर उसे देखने लगा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, आप देर से क्यों आती हैं मिस सुधा? सुधा ने सिर झुका लिया। सर, घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कभी-कभी समय पर निकल नहीं पाती। रमेश ने कोई प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दी, बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कंपनी के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यह सुनकर सुधा के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूं सर। रमेश ने फाइल बंद करते हुए कहा, कोशिश काफी नहीं होती मिस सुधा, नतीजे चाहिए होते हैं। सुधा कुछ नहीं बोल सकी। वो चुपचाप सिर झुकाए बाहर निकल गई। उसने अपनी कोशिशें बढ़ा दी ताकि वो समय पर पहुंचा करे। उसने घर के काम को रात में ही पूरा करने की ठान ली। ऐसा करते करते एक दिन सुधा के उठने का समय हो गया और वो सोने की बजाय काम में ही लग गई। वो ऑफिस भी समय से पहुंच गई। आराम न करने के कारण उसकी हालत जरा खराब होने लगी, पर वो ऑफिस का काम पूरा करती रही। जब ऑफिस की छुट्टी हुई और सुधा बाहर निकली तो उसे अचानक चक्कर आ गया और वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए रमेश की नजर उस पर पड़ी तो सुधा का हाल जानने उसकी ओर बढ़ गया। सुधा को ध्यान से देखते हुए रमेश ने पूछा, मिस सुधा, आप ठीक हैं? सुधा आवाज सुनकर अचानक उठने की कोशिश करते हुए बोली, जी सर, लेकिन चक्कर के कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और लड़खड़ा गई। रमेश ने उसे संभालते हुए कहा, अरे संभलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूं। नहीं सर, मैं बस थोड़ी देर बैठ के चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आप चलिए। रमेश ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और दोनों ने सुधा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। सुधा ये मदद लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी कि वो कुछ सोचने या कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ ही देर में रमेश और सुधा डॉक्टर के सामने थे। सुधा की नब्ज देखते हुए डॉक्टर ने पूछा, ठीक से सोती हैं? जी। कितने घंटे? 3-4 बस? और बीती रात? नहीं सो पाई। क्यों, कुछ परेशानी है? सुधा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन रमेश समझ गया कि ऑफिस समय से पहुंचने के कारण ही ये नींद नहीं ली गई है। डॉक्टर ने ज्यादा सलाह और कम दवाइयों के साथ उन्हें रवाना किया। रमेश ने बाहर आते ही सुधा से कहा, मिस सुधा, आपको कल आने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं समय से आया करूंगी, आप काम से मत निकालिए। सुधा बेचैन सी उठी। मिस सुधा, आपको सेहत ठीक करने के लिए कल की छुट्टी दी जा रही है।
आगे आपको आना है और पूरी कोशिश करना है कि समय पर आना है, लेकिन ऐसे भी नहीं आना है कि अगले दिन छुट्टी ही देनी पड़े। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, ड्राइवर आपको घर छोड़ देंगे। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू, आपने इतना किया ये भी बहुत है, कहकर सुधा जाने को हुई कि रमेश ने पास से गुजरते एक ऑटो को रोककर सुधा को उसमें बैठने के लिए कहा। सुधा बैठने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि ऑटो में घर जाना मतलब फिजूल खर्च। तभी रमेश ने उसके हाथ में 500 का नोट देते हुए कहा, घर तक जाइएगा, ये राइड कंपनी की तरफ से है। हाँ, और जो बच जाए कल वापस कर दीजिएगा। जी सर, सुधा ने इतना ही कहा और ऑटो आगे बढ़ गया। सुधा को अपनी तबीयत अभी से ठीक लगने लगी, क्योंकि उसके मन में एक अच्छा सा एहसास था। दिन रात सभी का ख्याल रखने वाली सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई कभी उसका भी ख्याल रखेगा।
बाद जब सुधा ऑफिस पहुंची तो उसने रमेश का रास्ता देखना शुरू कर दिया। आज वो समय से जरा ही देर से आई थी। हालांकि अब तो ऑफिस के लोग सुधा को मिस लेट लतीफ बुलाने लगे थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुधा कब आती है। उस दिन रमेश ऑफिस ही नहीं आया और सुधा अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन ना आने के कारण थोड़ा काम भी बच गया था। वो देर तक रुककर काम करती रही। आधा ऑफिस खाली हो चुका था। देखते ही देखते पूरा ऑफिस खाली हो गया। सुधा को लगा था कि उसका काम आज पूरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही सुधा ने अपना काम 8 बजे पूरा किया कि वो खुशी से चिल्ला उठी और हाथ हवा में उठा के झूमती हुई खुद को शाबाशी देती हुई जोर से बोल उठी, यस, शाबाश सुधा, हो गया ना काम। अरे भाई सुधा, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सारे लोग जा चुके थे, इसलिए सुधा को लगा कि वो ऑफिस के अंदर अकेली ही है। चौकीदार भैया बाहर ही होते हैं, इसलिए वो यूं बेफिक्र खुशी से झूम रही थी कि अचानक उसे केबिन के दरवाजे पर खड़ा रमेश नजर आया, जो उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सुधा को ऐसे झूमते देखकर वो भी हैरान था और उसके इस बचपने पर रमेश को हंसी भी आ रही थी। सुधा ने जैसे ही रमेश को देखा वो झेंप गई। हड़बड़ी में अपनी चेयर में बैठने की कोशिश में वो गिरते गिरते बची। रमेश ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे अरे मिस सुधा, ये भी क्या आपके विक्ट्री डांस का हिस्सा है? सॉरी सर, मुझे लगा कि ऑफिस में कोई नहीं है। आई एम सॉरी सर। सुधा शर्म से आंखें ही नहीं उठा पा रही थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, आज तक तो काम को लेकर ऐसी खुशी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं देखी। कीप इट अप। अपने काम को लेकर खुश होने में क्या बुराई है? आप जितना खुश रहेंगे कंपनी भी उतनी आगे बढ़ेगी मिस सुधा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रमेश ने गंभीर होकर कहा। जी सर। सुधा ने चौंक कर अपनी आंखें उसकी ओर लगा दी। काम के चक्कर में अपनी नींद कम मत कीजिएगा, क्योंकि आप बाहर सिर पकड़कर बैठने से ज्यादा विक्टर डांस करती हुई अच्छी लगती हैं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा तो सुधा ने झेंपते हुए शर्मा कर नजरें झुका ली। अब आपको घर जाना है या नहीं? जी सर, बस अभी जा रही हूं, कहकर सुधा ने सामान उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। रमेश मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अपना काम पूरा करके थोड़ी ही देर में रमेश भी बाहर निकला। देखा तो तेज बारिश हो रही थी और सुधा ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई थी। आप अब तक नहीं गई? सर, मैं छाता भूल गई, थोड़ी बारिश कम हो जाए तो निकलूंगी। सुधा ने बारिश की ओर देखते हुए कहा। मिस सुधा, ये लीजिए, कहते हुए रमेश ने अपना छाता आगे किया। पर सर, आप भी तो। मैं तो गाड़ी से जाने वाला हूं, अगर आप कहें तो आपको हम कहीं ड्रॉप भी कर सकते हैं। नहीं सर, इतना ही बहुत है, मैं कल वापस ला दूंगी। और हाँ, आपके उस दिन के 235 रुपए बचे थे तो वो। कहते हुए सुधा ने बैग में हाथ डाला कि रमेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, वो आप आज जाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। ऑफिस में आपने ओवर टाइम किया है तो इतना तो बनता है। सुधा और कुछ कहती इसके पहले ही रमेश गाड़ी की ओर बढ़ गया। सुधा भी छाता खोलकर बारिश का सामना करते घर की ओर निकल चली। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी और सुधा घर के कामों में लगी थी। उसकी नजर बार बार छाते की ओर जाती और वो पिछले दिन की बातें याद करके मुस्कुरा उठती। काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए रे, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए, बोलो किसी का क्या जाए रे, क्या जाए रे, क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। पहचान के मेरे हाथों को थामे हंसे और हंसाए, मेरा दुख भुला
घटा छाए मोरा जिया तरसाए। सुधा अपनी सोच में गुम थी कि सरला घर से निकलते हुए बोली, दीदी रश्मि के घर से नोट्स लेकर आती हूँ, इसे ले जाऊं, कितना प्यारा है। कहते हुए उसने वही छाता उठा लिया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और का है, तू मेरा छाता ले जा। वो टूटा छाता, उसे ले जाने से अच्छा तो मैं भीगती हुई चली जाऊंगी, सरला ने नाराज होते हुए कहा। अरे आज बनवा दूंगी, तू बुरा मत मान। ये ले जाने दो ना, सरला ने जिद की। बिल्कुल भी नहीं, कहकर सुधा ने सरला के हाथ से छाता छीन लिया और ऊपर रख दिया। सरला लूटकर अंदर चली गई और सुधा ने मन ही मन सोच लिया कि अब की तनख्वाह मिलने पर सरला के लिए एक छाता भी ला देगी। पिता दोनों बहनों की बहस देख रहे थे। उन्होंने सुधा को निराश देखकर उदास स्वर में कहा, मैं तेरा घर बसाने की अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर पाया, उसकी जगह इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी तुझ पे ही डाल दी। माफ करना मेरी बच्ची। अरे पापा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा पिता को समझाकर वापस घर के कामों में लग गई। उसका ध्यान अब छाते से हट चुका था। मन एक बार फिर सवालों की गलियों में भटकने लगा। किसी भी तरह सरला और सौरभ को काबिल बनाना है, जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर लायक बने। सुधा तो ज्यादा पढ़ नहीं पाई, इसलिए उसके सामने छोटी छोटी नौकरी करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। रोज की तरह अगली सुबह जल्दी उठी और पानी भरने के बाद पिता को दवाई देने उनके पास पहुंची तो पिता का माथा तपता हुआ पाया। वो कराह रहे थे। सुधा घबरा गई। जल्दी से उनका टेम्परेचर और बीपी चेक किया और डॉक्टर अंकल को कॉल किया। उन्होंने कुछ फर्स्ट एड उपचार बताने के बाद 9 बजे क्लिनिक आने के लिए कहा। सरला पिता के पास बैठकर माथे पर गीली पट्टी रखने लगी और जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ खाने के लिए भी बना दिया। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में सभी को उसी दिन बुलाया गया था। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची। गीतों भरी कहानी ये श्रृंखला जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।
सपनों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे हैं रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची। वहां उन्हें दिखाकर दवा लेकर उन्हें घर छोड़ने आई। फिर सरला को पापा के पास बिठाकर जल्दी ऑफिस भागी। पड़ोस की संजना दीदी को हिदायत दी कि वो भी बीच-बीच में देखते रहें और कोई भी बात हो तो तुरंत कॉल कर दें। ऑफिस पहुंची तो वो आज 2 घंटे लेट हो चुकी थी। रमन ने उसे देखते ही कहा, सुधा आज तो रिकॉर्ड ही बना दिया। बॉस ने मिलने के लिए कहा है। अपना सामान डेस्क पर रखकर सुधा सीधे रमेश के केबिन में पहुंची। रमेश काम में व्यस्त था। उसने सुधा को बैठने का इशारा किया। इस चुप्पी ने तो सुधा की जान ही निकाल दी थी। रमेश ने अपना वो काम पूरा किया और पूछा, आज इतनी देर क्यों? सर, पापा की तबीयत, कहते हुए सुधा का गला रूंध गया और वो आगे कुछ ना बोल सकी। तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आप जानती हैं कि आप इन्फॉर्म करके घर पर रह सकती थी, पर आपने 2 घंटे बाद ऑफिस आना चुना, लेकिन एक छोटा सा फोन कॉल करना ठीक नहीं समझा। क्यों? सर, मैंने सोचा कि संभाल लूंगी। सुधा ने रूंधे स्वर में ही कहा। क्या संभाल लेंगी आप? ना आप फोन उठा रही हैं, ना आप कुछ बता रही हैं। आप अक्सर देर से आती हैं, हमें आदत है, लेकिन इतनी देर? भगवान ना करे, लेकिन अगर आपको रास्ते में कुछ हो जाता, मान लीजिए उस दिन की तरह चक्कर आ जाता, तो पता कैसे चलता? हम तो यही सोचेंगे कि आप देर से आती हैं और घर के लोग सोचेंगे कि आप ऑफिस में हैं। जानती हैं पिछले 1 घंटे से मैं कितनी टेंशन में हूं। आप फोन भी नहीं उठाती हैं। सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं होती है मिस सुधा, हम सब हैं। सुधा कुछ नहीं बोली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिर वो बस इतना ही बोल पाई, सॉरी सर। डॉक्टर ने क्या बताया है? रमेश ने पूछा तो सुधा ने सारी बात उसे बता दी। रमेश ने उसके सामने एक फाइल रखी और कहा, आप इस प्रोजेक्ट में मेरी टीम में हैं। मीटिंग दोपहर में है, तब तक पढ़ लीजिए। कोई भी सवाल हो तो मीटिंग में पूछिए। सुधा ने फाइल उठाकर हाँ में सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए पलटी कि रमेश ने पूछा, आप सैंडविच खाती हैं? जी, सुधा ने सवालिया लहजे में पूछा। ठीक है, चाय या कॉफी? सर। मिस सुधा, मेरी टीम का फिट होना भी मेरे काम का हिस्सा है। कुछ सीखिए राघव से, ऑफिस फंड से ही रोज नाश्ता करता है। सुधा ने जब आश्चर्य से रमेश की ओर देखा तो रमेश ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और उसकी मुस्कान से सुधा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बाहर निकलकर भी सुधा के चेहरे पर वो मुस्कान कायम रही।
सुधा की तरह ही समय भी पंख लगाकर ही उड़ रहा था। अब सुधा घर के साथ साथ ऑफिस के काम को भी सहजता से संभालने में जुटी रहती थी। ऑफिस उसे अब अच्छा लगने लगा था। उसकी नजरें ऑफिस में रमेश को ही ढूंढा करती, लेकिन वो सामने आता तो सुधा घबरा जाती। सुधा रमेश के प्रोजेक्ट में जी जान से जुटी थी। रमेश सुधा को हिदायत दिया करता कि वो काम में मदद ले लिया करे, लेकिन सुधा की तो आदत थी कि वो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहती। रमेश ने सुधा को प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। रमेश और सुधा इस प्रोजेक्ट के कारण काफी समय साथ ही बिताते। एक रोज घर से टिफिन लाते हुए सुधा रमेश के लिए भी खाना ले आई। जब लंच टाइम में रमेश के सामने उसने उसका टिफिन रखा तो रमेश आश्चर्य से उसे देखने लगा। सुधा ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर चल दी। रमेश ने टिफिन वापस देते हुए उसे यही कहा कि बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, थैंक यू। प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही रमेश और सुधा एक रोज मीटिंग में गए तो लौटते वक्त वहां पास ही सागर के किनारे टहलने लगे। रमेश से बातों बातों में सुधा ने पूछा, सर आपको घर का खाना इतना पसंद है तो आप लाते क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। सुधा ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। उसने बैग से निकालकर अपना टिफिन रमेश के हाथ में दे दिया। आज देने से क्या होगा, रोज लाओ तो बात है। कहते हुए रमेश समुद्र के किनारे ही बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगा। तुम्हें हो न हो मुझको तो, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी लगती है बातें तुम्हारी, मैं क्यों तुमसे मिलने का ढूंढूं बहाना। कभी मैंने चाहा तुम्हें छू के देखूं, कभी मैंने चाहा तुम्हें पास लाना, मगर फिर भी इस बात का तो यकीन है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है। सुधा उससे आश्चर्य से देखती हुई बोली, सर आपको ऐसे खाते हुए देखने के लिए तो मैं रोज ला दूंगी। ये कहकर सुधा हंस पड़ी। तुम्हें ऐसे हंसता देखने के लिए मैं रोज ऐसा कर सकता हूँ। रमेश ने सुधा की ओर देखते हुए संजीदा होकर कहा। सुधा ने नजरें झुका ली। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जिसे दोनों समझते थे और इशारों में कह भी दिया करते थे, लेकिन बात खुलकर कोई भी नहीं कर रहा था।
पर अब रमेश ने सोच लिया कि वो सुधा को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहता है और उसने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। उसने ठान लिया कि अगले ही दिन वो सुधा से अपने दिल की बात कह देगा। दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आ आकर ख्वाबों में,
जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अगले दिन जल्दी ऑफिस आकर रमेश सुधा का इंतजार करने लगा। न सुधा आई, न उसका फोन लगा। चंदन ने बताया कि सुधा ने छुट्टी ली है। रमेश बेचैन सा रहता, लेकिन उसे लगा कि सुधा के साथ इतना कुछ लगा रहता है कि क्या किया जा सकता है। हफ्ते भर बाद चंदन ने बताया कि सुधा ने ऑफिस में काम छोड़ने की अर्जी दे दी है। रमेश को तो कुछ समझ ही नहीं आया। चंदन ने साथ आया एक खत भी रमेश को दिया। जब रमेश ने खत खोला तो उसमें लिखा था, सर, इंसान चाहता क्या है और होता क्या है। आपसे एक छोटा सा वादा किया था कि आपके लिए रोज टिफिन लेकर आऊंगी, लेकिन ये भी नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से बाहर जा रही हूं। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि ना कुछ कह पाई, ना समझ ही पाई। पर अच्छी बात यह है कि जिनसे शादी हो रही है वो पापा के साथ साथ सरला और सौरभ को भी साथ रखने के लिए तैयार है। कम से कम इन दोनों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। कुछ बन जाएंगे तो अपने मन की कर पाएंगे, वरना परिस्थिति कहां किसी की सुनती है। माफ कीजिएगा, मिलने नहीं आ पाई। बस यही तमन्ना है कि आपके घर में कोई आ जाए जो आपको रोज टिफिन बनाकर दे। आप ये कोशिश कीजिएगा। सुधा। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। काश उसने सुधा से अपने दिल की बात पहले ही कह दी होती। काश वो उसके पिता से ही बात कर लेता। वो भी तो उसके परिवार को अपनाना चाहता था। पर अब इतनी देर हो चुकी थी। रमेश के मुंह से केवल इतना ही निकला, सुधा, तुमने कम से कम मुझे इतना अपना तो समझा कि मेरी खुशियों को भी अपनी खुशी मानकर अपने साथ ही निछावर कर दिया।
शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो एक बार फिर भागते शहर मुंबई में जीवन की जद्दोजहद के बीच एक और प्रेम कहानी अधूरी रह गई। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। वाचन नेहा शर्मा का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।